गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 29 जून 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो न्यूज़ में बने हुए। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जारी किया गया है और इंडिया को इसमें 72वां स्थान दिया गया। इसके बारे में देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसमें AI तकनीकों को अपनाने के लिए 174 देशों को रैंकिंग दी गई है। तो 174 देशों में इंडिया 72nd प्लेस पे या 72th प्लेस पे है। श्रेणियों में निम्न आय वाले या लो इनकम कंट्रीज, उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएं यानी एमर्जिंग मार्केट्स और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं AE शामिल है। इसमें देखिए, अगर बात करें सिंगापुर, डेनमार्क और USA, AE वाली जो कैटेगरी है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, इसमें सबसे आगे है। अगर एमर्जिंग मार्केट में बात करें जिसमें भारत एक भाग है, उसमें भारत 0.49 के स्कोर के साथ 72वें स्थान पर है। चीन इसमें 0.63 के स्कोर के आधार पर 31वें स्थान पर है, लगभग इंडिया से आधी से भी कम रैंकिंग है। इसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में इसकी उच्च तत्परता को दर्शाता है। यानी अगर हम एशिया में बात करें तो चाइना की रैंकिंग काफी अच्छी है। तो इसको आप याद रखिएगा। जारी किया है IMF ने। IMF की बात करें अगर, तो IMF को बोला जाता है ब्रेटन वुड या ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में ही आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है। और यहां पर ही दो सबसे इंपॉर्टेंट संस्थाएं, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IBRD अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF, इनकी स्थापना 1944 में की गई है। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन DC में। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और जो इंडेक्स अभी चर्चा में रहे वो उनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, हाल ही में अभी यही जारी किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। भारत की रैंक इसमें 129वीं है और इसको टॉप किया है आइसलैंड ने। इससे पहले आया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें भारत की रैंक 180 देशों में 159वें स्थान पर है। रैंक 1 है इसमें नॉर्वे की, रैंक 2 है डेनमार्क की। अभी मार्च में आई थिंक आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है उसी के अंतर्गत ये आता है। भारत की रैंक है इस बार इसमें 134 और इसको टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने। इसके अलावा एक और है जो इसमें मैं डालना भूल गया, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दो विश्वविद्यालय इसको बनाते हैं। इसमें भारत की जो इस बार रैंक है वो है 176वीं। इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहली रैंक इसमें किसकी है? पहली रैंक है इसमें एस्टोनिया की, जो कि एक बाल्टिक नेशन है। तो ये कुछ लगातार अभी करंट अफेयर्स में इंडेक्स या सूचकांक बने हुए थे। हाल ही में कौन सा देश 2024 में एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी, इसको बोला जाता है NTD, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप को खत्म करने वाला एक और वैश्विक स्तर पर 51वां देश बन गया है। देखिए, इसके दो रूप होते हैं इंपॉर्टेंट, एक गैम्बियंस है, एक और अभी नीचे बताऊंगा। इसमें जो गैम्बियंस वाला इसका वेरिएंट होता है, इसको खत्म करने वाला पहला देश बना है चाड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है अफ्रीका में कई सारा डिजीज का बर्डन रहता है, स्पेशली नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर फैलती है। बात करते हैं इस डिजीज के बारे में थोड़ी सी। चाड एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस यानी HAT, इंग्लिश में ह्यूमन अफ्रीकी या ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप को खत्म करने वाला पहला और वैश्विक स्तर पर 51वां देश बन गया है। अगर बात करें किससे होता है, तो ये प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, जिससे आपका जैसे मलेरिया होता है, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है, इसी तरह ये भी पैरासाइट से होने वाला एक रोग है। जो टिसी मक्खियों, देखिए टिसी फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक बीमारी और होती है, उसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। इसके द्वारा फैलता है और उप सहारा अफ्रीका में स्थानिक है। देखिए, इसका जो दूसरा रूप है मैं आपको बताऊंगा वो है ये वाला। ठीक है, रोडेसियंस, एक गैम्बियंस इसका रूप है और एक है रोडेसियंस। तो ये दोनों, रोडेसियंस जो है बहुत तीव्र बीमारी फैलाता है और गैम्बियंस जो है क्रॉनिक डिजीज
फैलाता है। तो इसको याद रखिएगा, गैम्बियंस वाला जो वेरिएंट है इसको दूर करने वाला चाड अभी पहला देश बना है। तो चाड का थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। चाड की जो अगर बेसिक डिटेल्स की बात करें तो जो राजधानी है वह जमेना। बात करेगा चाड की जो करेंसी है वो है CFA फ्रैंक। CFA फ्रैंक। अब बात करते हैं कुछ इसके बेसिक फीचर्स की। देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लेक चाड है। चाड जो लेक है वो लगभग 3 देशों के आप देखेंगे बॉर्डर पर पड़ती है। एक है नाइजर, नाइजीरिया और आपका चाड। इन 3 देशों के लगभग बॉर्डर पर पड़ती है और थोड़ा सा हिस्सा आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैमरून से भी इसका मिलता है। तो 4 कंट्रीज हम कह सकते हैं इसका बॉर्डर शेयर करती हैं रिवर या लेक चाड से। बात करें अगर एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो आप यहां पर देख सकते हैं, इसको बोला जाता है टिबेस्टी। जो टिबेस्टी माउंटेन्स हैं वो भी आपके चैड में ही या चाड में ही पड़ती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इससे फैक्ट है। अगर बात करें और बॉर्डरिंग नेशन की तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, सॉरी माफ कीजिए, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, लीबिया, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून, ये देश इसको बॉर्डर करते हैं। और यहां पर आप देख पढ़ पा रहे होंगे सहेल। तो सहेल जो रीजन है इसका भी एक हिस्सा है। अफ्रीका में कई सारे रीजन है, दारफूर रीजन रहता है, सूडान में है, वो चर्चा में रहता है। इसके अलावा मगरेब एक रीजन है। मगरेब का मतलब होता है द वेस्ट, जो पश्चिमी अफ्रीका है वहां पर कुछ कंट्रीज हैं जो मगरेब रीजन का भाग है। तो वो अलग अलग टॉपिक है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट आपके चार्ट से हो गए। चार्ट में देखिए 2 अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं, 2 नियुक्तियां यहाँ पर बहुत चर्चा में है। एक है यहाँ के नए जो हेड बने हैं कंट्री के, वो बने हैं मोहम्मद इदरिस डेबी। ठीक है, मोहम्मद इदरिस डेबी। और यहां के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं अल्लामाए हलीना। ये अभी दोनों अपॉइंटमेंट फिलहाल पिछले 1-2 महीने में हुआ है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और देखिए जो मैंने आपको ऊपर बताया था जो टिसी टिसी मक्खियां हैं ये, इनके कारण जो एक और रोग होता है उसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये आप याद रखिएगा, ये भी इन्हीं मक्खियों के कारण फैलता है। तो ये भी आपका मैचिंग में पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने संज्ञान ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप को भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेशली देखिए जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसको ये कवर करेगा, जिसमें है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 2023। इसके लिए स्पेशली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यह डिजाइन किया है। और महानिदेशक कौन है इसके? डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव जी। किन देशों ने फ्रीडम एज अभ्यास का उद्घाटन संस्करण शुरू किया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये फर्स्ट एडिशन है या उद्घाटन संस्करण है। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब 3 देश इसमें शामिल हैं और एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है, अर्थात 3 देश तो शामिल ही हैं और अलग अलग डोमेन में यानी मैरीटाइम क्षेत्र में, एयरफोर्स में, आर्मी में, अलग अलग डोमेन में ये एक्सरसाइज किया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये है आपका जापान, कोरिया रिपब्लिक और यूएसए के बीच में। ठीक है, पहला संस्करण इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो जापान, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 27 जून को त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज का उद्घाटन निष्पादन शुरू किया। देखिए अगस्त 2023 में इसकी नींव रखी गई थी। उसमें इन तीनों देशों ने डिसाइड किया था कि हम जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, जिसको अब इंडो पैसिफिक ही बोला जाता है, यहां पर इस तरीके के एक अभ्यास की तैयारी करेंगे और स्पेशली चाइना का जो बढ़ता हुआ अग्रेशन है इस क्षेत्र में उसको काउंटर करने की एक ये पहल है। इसके अलावा कुछ और जो अभी एक्सरसाइज चर्चा में रहे अभ्यास उनको देख लेते हैं। एक्सरसाइज रेड फ्लैग, ये अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें भाग लिया था। जिमैक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका ये 8वां संस्करण था, इंडिया और जापान के बीच में होता है। योकोसुका जापान में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, इस बार ये उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक सेकंड, ये पंजाब क्षेत्र में हुई थी। इंडियन आर्मी की जो खड़ग कोर है और इंडियन एयरफोर्स में, इसमें हेलीकॉप्टर्स वगैरह का काफी अच्छा आर्मी के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा उसका एक तरह से टेस्टिंग की गई थी। कौन सा देश मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए पशुधन किसानों पर कार्बन कर लगाने वाला पहला देश बनने जा रहा है? तो देखिए डेनमार्क ने यह भी घोषणा की है कि वो जो पशुओं या पशुधन से होने वाले मीथेन उत्सर्जन होते हैं, आपको पता है जो जानवरों से भी जो च्यूइंग वगैरह वो करते हैं उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है जो एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है।
तो स्पेशली मवेशियों से होने वाले इस उत्सर्जन को कम करने के लिए वो कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा करने जा रहा है और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। देखिए इसी तरीके का एक टैक्स अभी न्यूजीलैंड में चर्चा में था, नाम है बर्प टैक्स। इन दोनों में से मुझे लगता है कोई टैक्स पूछेगा जरूर। तो बर्प टैक्स क्या होता है? देखिए बर्प होता है मतलब डकार, हिंदी में इसका मतलब। तो न्यूजीलैंड ने इस कर को कुछ समय पहले लागू किया था, उसका भी यही उद्देश्य था कि जो पशुधन है या कैटल्स हैं उससे होने वाले मेथेन उत्सर्जन को कम करना, लेकिन वहां पर उनको विरोध झेलना पड़ा, इसलिए अभी न्यूजीलैंड ने इसको वापस लेने की घोषणा की है। तो यह भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बर्प टैक्स, ये न्यूजीलैंड से संबंधित। हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 किसने जीता है? तो मुंबई की एक लेखिका है संजना ठाकुर, इनके द्वारा अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 जीता गया है। इनकी जो कृति है उसका नाम है ऐश्वर्या राय, ठीक है, इसके लिए इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। इसके अलावा कुछ और जो अवार्ड अभी चर्चा में रहे उनको देख लेते हैं। कल ही अवार्ड मिला था ये पेन प्रिंटर पुरस्कार, हेरोल्ड प्रिंटर है जो एक नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, उनके नाम पर इस अवार्ड की स्थापना की गई है और ये अभी अरुंधति राय जी को दिया गया है। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सुबैया नल्ला मथु जी को मिला है। 2024 ऑस्कर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम, ये देखिए जो पुरस्कार है ये जो यंग सिनेमेटोग्राफर होते हैं उनको दिया जाता है, नेत्रा गुरुराज जी को इसके लिए चुना गया है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया गया है। हिंदी साहित्य भारती अवार्ड कृष्ण प्रकाश जी को दिया गया है। खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार, तो ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी जी को दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये ऐसे नोवेल्स को दिया जाता है जो दूसरी भाषा में लिखे गए हैं और जिसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद किया गया है। तो ये जो अनुवाद करता है 50% उनको मिलता है और जो राइटर होता है 50% उनको मिलता है। तो जेनी एर्पेनबैक की बुक का नाम है कैरोस, ठीक है, कैरोस इनकी किताब का नाम है, इसको ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने। तो इन दोनों को अभी ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये कुछ अवार्ड अभी चर्चा में बने हुए थे। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया की पहली है और कर्नाटक के बेंगलोर के पास स्थित एक बायोलॉजिकल पार्क है, जैविक उद्यान है, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। यहां पर अभी ये तेंदुआ सफारी का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें अगर तेंदुए की, तो तेंदुए का जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है? पैंथेरा पार्डूस, ठीक है, पैंथेरा, दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा, पैंथेरा पार्डूस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पैंथेरा देखिए जीनस है, जितनी भी बिल्ली की प्रजातियां होंगी, जैसे टाइगर है, टाइगर का भी अगर आप पहला देखेंगे तो पैंथेरा टाइग्रिस, क्योंकि जीनस इनका सबका सेम है। बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियां मानी जाती हैं, तो तेंदुए का नाम है पैंथेरा पार्डूस। अगर बात करें तेंदुओं की, अभी गणना हुई थी तो सबसे ज्यादा तेंदुए भारत के किस राज्य में मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए आपको मिलेंगे, लगभग 3907 तेंदुए मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड रैंक है महाराष्ट्र, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगर बात करें बन्नेरघट्टा के बारे में, देखिए बन्नेरघट्टा काफी इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्ट इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। यह भारत का पहला जैविक उद्यान है जिसमें एक बाड़बंद वन आवरण हाथी अभ्यारण्य है। आपने वैसे देखा होगा एलिफेंट्स के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं क्योंकि हाथी काफी दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं, लेकिन भारत का पहला बाड़ाबंद यानी फेंस्ड वन आवरण हाथी रिजर्व जो है वो यहां पर बनाया गया है। इसके अलावा 2006 में भारत का पहला जो बटरफ्लाई पार्क है वो भी आपका इसी नेशनल पार्क में या इसी राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक की अगर बात करें, कर्नाटक में और भी काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे बांदीपुर है, ठीक है, डंडेली अंशी है, डंडेली अंशी है। इसके अलावा बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी जिसे BRT बोलते हैं, BRT ये भी एक नेशनल पार्क है। तो कुछ इसी तरीके के नेशनल पार्क कर्नाटक में आपके स्थित है। एक यहाँ पर बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, कली टाइगर रिजर्व। तो ये कुछ और कर्नाटक के प्रोटेक्टेड एरियाज है। हाल ही में खबरों में रहा कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कवल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में स्थित है। क्यों अभी चर्चा में था? यहां पर अभी एक धारीदार मेंढक की खोज की गई है और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने नेचुरल क्षेत्र के बाहर जहां हमें पहले ये मेंढक मिलता रहा है उस क्षेत्र से बाहर इस तरीके की पहली खोज ये हुई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कवाल टाइगर रिजर्व में भी उसके लिए कंड्यूसिव परिस्थितियां हैं। तो कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना का है। और ये देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, नीचे आप उसको देख सकते हैं, मैंने दोनों डाले हैं। अगर बात करेंगे उत्तर में,
तो उत्तर में ये महाराष्ट्र की तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, और अगर बात करेंगे उत्तर पूर्व में तो वो छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व से ये आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 टाइगर रिजर्व भी आप याद रखिएगा। अब बात करें, देखिए तेलंगाना में एक और अभी काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में है, वो था मृगवाणी, ठीक है, मृगवाणी नेशनल पार्क। मृगवाणी नेशनल पार्क अभी चर्चा में था क्योंकि यहां पर एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण जैसी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं, और ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, उसके पास स्थित है, और इसको हैदराबाद के हरित फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद के क्लाइमेट को काफी हद तक मृगवाणी नेशनल पार्क कंट्रोल करता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, मृगवाणी नेशनल पार्क। हाल ही में खबरों में रहा अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो अंबुबाची मेला असम के गुवाहाटी में स्थित एक बहुत फेमस शक्तिपीठ है, कामाख्या टेम्पल। तो कामाख्या देवी टेम्पल में यह मनाया जाता है। आपको पता है भारत में टोटल 51 शक्तिपीठ है जहां पर सती माता के जो भाग हैं वो गिरे थे, अलग अलग जगह पर वो मंदिर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर उनका जेनिटल पार्ट है, और इसीलिए यहाँ पर जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको यहाँ पर अंबुबाची मेले के दौरान मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप पूरा पढ़ भी सकते हैं। यह ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है, और इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, यह देवी माँ कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है क्योंकि यहाँ पर उनका जेनिटल पार्ट गिरा था, इसलिए यहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। तो असम के गुवाहाटी में स्थित है। 2 और फेस्टिवल अभी चर्चा में रहे, दोनों देख लेते हैं। पहला फेस्टिवल है वंगाला फेस्टिवल मेघालय। देखिए ये फेस्टिवल अभी मनाया नहीं गया है, ये चर्चा में क्यों है? मेघालय के जंगलों में अभी जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको एक नई मकड़ी की प्रजाति मिली है, तो उन्होंने इस मकड़ी की प्रजाति का नाम वंगाला फेस्टिवल या वंगाला महोत्सव के नाम पर रखा है। तो वंगाला महोत्सव जो है ये आपका मेघालय का एक महोत्सव है। इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल, क्योंकि इसमें कई सारे लोग ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, तो 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है। और जो आपकी गारो कम्युनिटी है, गारो जनजाति है मेघालय की, वो इसको बहुत अच्छे रूप से सेलिब्रेट करती है, और एग्रीकल्चर एक ये आप कह सकते हैं फेस्टिवल है, कृषि से संबंधित फेस्टिवल है, तो इसको आप याद रखिए। इसके अलावा हेमिस फेस्टिवल, यह भी लद्दाख में मनाया गया। लद्दाख में जो हेमिस मोनेस्ट्री है, हेमिस मठ है, गुरु पद्म संभव जी के याद में यह मनाया जाता है। बात करें अगर, यहां पर एक बहुत फेमस देखिए मास्क पहनकर डांस होता है जिसका नाम है छाम डांस, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छाम डांस आपसे पूछे तो लद्दाख से संबंधित ये डांस है, और हेमिस महोत्सव के दौरान ये किया जाता है। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप के कारण 3000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई? तो लगातार देखिए फरवरी से मिजोरम में ये लगातार अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ये एक वायरस से संबंधित डिजीज है, इसकी बीमारी फैल रही है, और यहाँ से जो लगातार सूअर हैं उनकी मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है। सूअरों में डायरिया वगैरह के कारण उनमें डिहाइड्रेशन हो जा रहा है, और उनकी वीकनेस के कारण मौत हो जा रही है। तो काफी ज्यादा प्रकोप वहां पर ये फैल रहा है। तो फरवरी से मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर बीमारी के प्रकोप के बाद मरने वाले सूअरों की संख्या 3350 को पार कर गई है, ये अधिकारियों ने हाल ही में बताया है। और अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। देखिए ये जरूर पूछेगा एग्जाम में आपसे कि ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजोआ से होता है? तो वायरस से संबंधित ये बीमारी है, और ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है जो एसवी वायरस जीनस का एकमात्र सदस्य है जो उसको फैलाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यही हमारे सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। सेशन आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।